हो गई है पीर पर्वत सी पिघलनी चाहिए, इस हिमालय से अब कोई गंगा निकलनी चाहिए। तेरे सीने में सही ना मेरे सीने में सही, तेरे सीने में सही ना मेरे सीने में सही, हो कहीं भी आग लेकिन आग जलनी चाहिए। मेरे प्यारे बच्चों नमस्कार, मैं दिशांत आप सभी का लक्ष्य क्लासेस के यूट्यूब चैनल पे हार्दिक स्वागत करता हूं। मेरे प्यारे बच्चों, जैसा कि आप जानते हैं कि हम आपके लिए रोजाना रात को 8 बजे YouTube पर लाइव क्लास लेके आ रहे हैं। मेरे प्यारे बच्चे, मैं आपको प्रतिदिन प्रैक्टिस करवा रहा हूं। यूपीएसआई और पुलिस के लिए मैंने पूरी तैयारी अपनी कर ली है। अब मेरे प्यारे बच्चों, आज आप देख रहे हैं जो आपके सामने लिखा हुआ है अमोघ अस्त्र सीरीज। ऐसा अस्त्र हमारे पास है जिसको फेंकने के बाद बड़े बड़े अस्त्र बिखर जाते हैं मेरे दोस्त। मतलब इस सीरीज को अगर आपने पूरा सॉल्व कर लिया तो आने वाले एग्जाम में, अर्थात उत्तर प्रदेश दरोगा के एग्जाम में, आप दरोगा के एग्जाम को नस्ते नाबूद करने की हिम्मत रखते हो। लेकिन ये 58 सेट जब आप पूरा सॉल्व कर लेंगे, उसके साथ साथ फिर जब मैं 58 सेट यूपीएसआई का 2021 का 58 सेट करा के कंप्लीट करूंगा, फिर मैं तैयारी करूंगा 2017 के जितने भी सेट हैं उनको मैं करवाऊंगा। तो मेरे प्यारे बच्चे, क्लास बेहद महत्वपूर्ण है। वीडियो के स्टार्टिंग में जो बच्चे जुड़े हैं, मैं उनसे गुजारिश करूंगा कि मेरे प्यारे बच्चे, क्लास को आप अपने और भी दोस्तों के साथ, साथी के साथ, सगे संबंधी के साथ शेयर कर दीजिए और उनको बता दीजिए कि महत्वपूर्ण वाली क्लास आज अमोघ अस्त्र सीरीज आ गई है। वही सीरीज सेट नंबर 4 सेट नंबर 3 तक, जिसको आपने बेहतरीन तरीके से किया है और प्लेलिस्ट में चीजें सेव हुई है। आज सेट नंबर 4 में आपके समक्ष लेके उपस्थित हुआ हूं, जो कि यह क्लास बेहद महत्वपूर्ण है। तो देर ना करते हुए मेरे प्यारे बच्चे, हम चलते हैं, प्रश्नों से शुरुआत करते हैं। एक एक प्रश्न को बारी बारी करते हैं, लेकिन मैं आपसे तब तक गुजारिश करूंगा कि दोस्त एक बार वीडियो को आप दमदारी के साथ शेयर कर दीजिए। लल्ला एक बार बता दीजिए लोगों को कि क्लास आ चुकी है, रोज 8 बजे चलने वाली क्लास आज फिर आ चुकी है। चलिएगा, प्रश्न से शुरुआत करते हैं। पहला प्रश्न देखिएगा मेरे दोस्त, लिखा गया है अनुचित बातों के लिए आग्रह, इस काव्यांश के लिए सही शब्द कौन सा है? सत्याग्रह तो होगा नहीं, दुराग्रह, दुष्टग्रह, दुरभिग्रह। तो मेरे प्यारे बच्चे, ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, होगा क्या? दुराग्रह होगा। अगर आपसे पूछा जाए कि दुराग्रह का संधि विच्छेद क्या होगा, तो आप जवाब देंगे क्या? दुर्धन आग्रह। अगर आपसे पूछा जाए कि दुराग्रह में कौन सा उपसर्ग है, तो आप जवाब देंगे क्या? दुर। अगर आपसे पूछा जाए कि दुराग्रह में मूल शब्द क्या है, तो आग्रह भी टूट जाएगा आधन ग्रह में, तो यहां से आपको मूल शब्द क्या मिल जाएगा भैया? ग्रह मिल जाएगा। और सत्याग्रह में अगर आपसे पूछी जाए कौन सी संधि है, तो आप जवाब दोगे सत्य धन आग्रह। यहां से मिलेगा आ, यहां से मिलेगा बड़ा बराबर बड़ा, मतलब कौन संधि है? दीर्घ संधि है। और दुराग्रह में कौन सी संधि है मेरे दोस्त? व्यंजन संधि है। और आपसे पूछा है कि अनुचित बातों के लिए आग्रह, इस काव्यांश के लिए सही शब्द कौन सा है? तो दुराग्रह। बी इज द राइट आंसर। चलिएगा मेरे दोस्त, आज की क्लास के दूसरे प्रश्न की तरफ चलते हैं। सरकार ने ऋणों की पूर्णता माफी कर दी, इस वाक्य में किस प्रकार के क्रिया विशेषण का प्रयोग हुआ है? तो क्रिया विशेषण, कौन सा क्रिया विशेषण का प्रयोग हुआ है? रीतिवाचक, तरीका या ढंग बताया जाता है। स्थानवाचक, स्थान तो है नहीं इसमें भैया। और कालवाचक, समय की बात भी नहीं की गई है भैया। सरकार ने ऋणों की पूर्णता माफी कर दी, मतलब क्या होगा लल्ला? परिमाणवाचक होगा। क्या होगा लल्ला? परिमाणवाचक होगा। तो दूसरे का कौन सा ऑप्शन सही है? सेकंड ऑप्शन सही है। चलिएगा अगले प्रश्न की तरफ मूव करते, बने रहिएगा मेरे साथ। प्रश्न बहुत ही इंपॉर्टेंट है, वही प्रश्न है जो यूपीएसआई का प्रीवियस ईयर है। निम्नलिखित में से कौन सा व्यंजन अघोष है? मेरे दोस्त, आप जानते हो कि घोष या कंपन के आधार पर व्यंजनों को दो भागों में बांटा गया है। पहले नंबर पे क्या आता है? अघोष आता है। और दूसरे नंबर पे क्या आता है भैया? सघोष आता है। प्रत्येक वर्ग का पहला और दूसरा अक्षर अघोष है, तीसरा, चौथा और पांचवा अक्षर क्या है? सघोष है। तो यहाँ पे देखिए खा लिखा गया है, ये कौन सा अक्षर है? का वर्ग का दूसरा अक्षर है। तो पहला और दूसरा अक्षर क्या होता है? अघोष होता है। तो आपको अघोष ही बताना है। खा क्या है? अघोष है। और गा को चेक करते हैं, गा तीसरे नंबर पे आया है, तो गा क्या होगा? सघोष होगा। और जा को चेक करते हैं, चा
छा जा भी तीसरे नंबर पे आया है तो क्या होगा, सघोष होगा। आओ घा को चेक करते हैं, घा चौथे नंबर पे आया है, ये भी क्या होगा, सघोष होगा। तो कौन सा ऑप्शन सही है, आपका पहला ऑप्शन सही है, खा क्या है भैया, अघोष वर्ण है। चलिए आज की क्लास के अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। प्रश्न संख्या 4 लिखा गया है मेरे दोस्त, आजकल वह दिल्ली में रहता है। इस वाक्य में आजकल किस प्रकार का क्रिया विशेषण है। स्थानवाचक क्रिया विशेषण भैया आपसे पूछ रहा है कि आजकल किस प्रकार का क्रिया विशेषण है। रीतिवाचक तो होगा नहीं, और परिमाणवाचक, स्थानवाचक, कालवाचक में आपको बताना है। तो पहला वाला ऑप्शन सही है, आजकल आया हुआ है इसलिए कालवाचक क्रिया विशेषण है। स्थानवाचक भी नहीं होगा, परिमाणवाचक भी नहीं होगा, और रीतिवाचक भी नहीं होगा। चलिएगा मेरे दोस्त अगले प्रश्न की तरफ मूव करते हैं। प्रश्न संख्या 5 देखिएगा, बिन पढ़ा शब्द में कौन सा उपसर्ग है। लल्ला आपको बताना है बिन पढ़ा शब्द में कौन सा उपसर्ग है। तो मेरे दोस्त ये जो बिन है ये अपने आप में क्या है भैया, उपसर्ग है। अगर आपसे पूछा जाए, ये भी पूछा जाए कि बिन उपसर्ग किस उपसर्ग के अंतर्गत आता है, तो ये भैया उर्दू भाषा का उपसर्ग है। किस भाषा का उपसर्ग है, उर्दू भाषा का उपसर्ग है। तो बिन पढ़ा शब्द में कौन सा उपसर्ग है, बिन उपसर्ग है। और पढ़ा अपने आप में कैसा शब्द है मेरे दोस्त, मूल शब्द है। ठीक है, सी इज द राइट आंसर। चलिएगा भैया अगले प्रश्न की तरफ मूव करते हैं। प्रश्न संख्या 6 देखिएगा, गिरिजा कुमार माथुर कृत में वक्त केहू सामने के लिए कौन सा पुरस्कार प्राप्त हुआ है। आपको बताना है व्यास पुरस्कार, साहित्य अकादमी पुरस्कार, ज्ञानपीठ पुरस्कार, मूर्ति देवी पुरस्कार। तो मेरे प्यारे बच्चे गिरिजा कुमार माथुर कृत में मैं वक्त केहू सामने में यहाँ कौन सा पुरस्कार प्राप्त हुआ है, तो आपको जवाब देना है साहित्य अकादमी पुरस्कार। दूसरा वाला ऑप्शन भैया सही है। चलिएगा अगले प्रश्न की तरफ मूव करते हैं। प्रश्न संख्या 7 देखिएगा, विस्मयादि बोधक, विस्मयादि बोधक चिन्ह कौन सा है। तो लल्ला आप जानते हो कि इसको विस्मयादि बोधक चिन्ह कहते हैं, इसको प्रश्नवाचक चिन्ह कहते हैं, इसको क्या कहते हैं, पूर्ण विराम कहते हैं, और इसको क्या कहते हैं भैया, उप विराम के नाम से जानते हैं। इसको किसके नाम से जानते हैं, उप विराम के नाम से जानते हैं। और इसको भैया क्या कहते हैं, विस्मयादि बोधक कहते हैं। क्या कहते हैं भैया, विस्मयादि बोधक कहते हैं। और इसको क्या कहते हैं भैया, प्रश्नवाचक चिन्ह कहते हैं। क्या कहते हैं भैया, प्रश्नवाचक चिन्ह कहते हैं। और इसको क्या कहते हैं मेरे दोस्त, पूर्ण विराम कहते हैं। क्या कहते हैं मेरे दोस्त, पूर्ण विराम कहते हैं। लेकिन अब मैं आपसे एक प्रश्न पूछ रहा हूं, इसको आप कमेंट में जवाब दीजिएगा, इसको क्या कहते हैं भैया। इसका जवाब आप कमेंट बॉक्स में झोंक दीजिएगा मेरे लल्ला, बताइएगा कि इसका क्या नाम है, इसको कौन सा चिन्ह कहते हैं। तो इसका जवाब मुझे कमेंट बॉक्स में दीजिए मेरे दोस्त। यदि आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो और बेल आइकन को दबा दीजिए। और मेरे प्यारे बच्चों एक बार सेशन को आप दबदारी के साथ शेयर कर दीजिए, और शेयर करने के साथ साथ आप लाइक कर दीजिए। लाइक वाली बटन को अवश्य दबा दीजिए, क्योंकि एक एक कमेंट आपका एक एक कमेंट मेरे लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है, जो एनर्जी का काम करता है। तो प्लीज वीडियो को आप लाइक कर दीजिए और शेयर कर दीजिए। चलिएगा मेरे प्यारे बच्चे अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। प्रश्न संख्या 8 पे चलिएगा, लिखा गया है लल्ला, यहां पे लिखा गया है संसदीय राजभाषा समिति की सिफारिशों पर आदेश कौन देते हैं। पहले वाले ऑप्शन में लिखा गया है दोस्त, भारत के उपराष्ट्रपति, भारत के राष्ट्रपति, भारत के प्रधानमंत्री। भारत के गृह मंत्री भी नहीं होगा, प्रधानमंत्री भी नहीं होगा, उपराष्ट्रपति भी नहीं होगा, होगा क्या, भारत के राष्ट्रपति। संसदीय राजभाषा समिति की सिफारिशों पर आदेश कौन देते हैं मेरे दोस्त, भारत के राष्ट्रपति देते हैं। अगले प्रश्न की तरफ मूव करिएगा। प्रश्न संख्या 9 देखिएगा लल्ला, ऑर्डर ऑफ मेरिट का हिंदी पर्याय कौन सा है। ऑर्डर ऑफ मेरिट का हिंदी पर्याय कौन सा है, योग्यता क्रम, प्राथमिक क्रम, वरिष्ठता क्रम, पूर्वता क्रम। तो लल्ला पहला वाला ऑप्शन आपका सही है। ऑर्डर ऑफ मेरिट का हिंदी पर्याय कौन सा है, योग्यता क्रम है। ए इज द राइट आंसर। चलिएगा मेरे दोस्त अगले प्रश्न की तरफ मूव करते हैं। प्रश्न संख्या 10 देखिएगा, बहुत ही बेहतरीन प्रश्न है, बहुत ही लाजवाब प्रश्न, सुपर हिट प्रश्न जो आपको दिख रहा है स्क्रीन पे। चौथा विश्व हिंदी सम्मेलन किस वर्ष संपन्न हुआ था। तो यहां आपको बताना है मेरे दोस्त, चौथा विश्व हिंदी सम्मेलन किस वर्ष संपन्न हुआ था। तो आप देखिएगा, आपको मैं बता दूं, चौथा विश्व हिंदी
सम्मेलन किस वर्ष संपन्न हुआ था? वो ए वाला ऑप्शन सही है आपका, 1993 में संपन्न हुआ था। देखिए मैं आपके लिए सारे विश्व हिंदी सम्मेलन जो अभी तक हुए हैं वो लेके उपस्थित हुआ हूं। आप मेरी बात मानिए तो एक बार इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ये आपके लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। देखिएगा, पहला विश्व हिंदी सम्मेलन 10 से 12 जनवरी को 1975 में नागपुर भारत में हुआ था। नागपुर भारत में हुआ था। कब हुआ था? 1975 में, 10 से 12 जनवरी। यही वो रीजन है जो विश्व हिंदी दिवस कब मनाया जाता है? 10 जनवरी को विश्व हिंदी दिवस मनाया जाता है। दूसरा विश्व हिंदी सम्मेलन 28 से 30 अगस्त 1976 पोर्ट लुई मॉरिशस में हुआ था। कहां हुआ था भैया? अपने देश में नहीं हुआ था। कहां हुआ था? मॉरिशस में हुआ था। तीसरा विश्व हिंदी सम्मेलन 28 से 30 अक्टूबर 1983 नई दिल्ली भारत में हुआ था। तीसरा विश्व हिंदी सम्मेलन कहां हुआ था? भारत में हुआ था। चौथा विश्व हिंदी सम्मेलन 2 से 4 दिसंबर 1993 पोर्ट लुई मॉरिशस में हुआ था। यही आपसे प्रश्न पूछा था, चौथा विश्व हिंदी सम्मेलन किस वर्ष संपन्न हुआ? 1993 में संपन्न हुआ है। पांचवा विश्व हिंदी सम्मेलन आपका 4 से 8 अप्रैल 1996 पोर्ट ऑफ स्पेन त्रिनिदाद और टोबैगो में हुआ था। लल्ला अगला देखिएगा, छठवां विश्व हिंदी सम्मेलन 14 से 18 सितंबर 1999 लंदन यूके में हुआ था। सातवां विश्व हिंदी सम्मेलन 6 से 9 जून 2003 पारामारिबो सूरीनाम में हुआ था। आठवां विश्व हिंदी सम्मेलन 13 से 15 जुलाई 2007 न्यूयॉर्क संयुक्त राज्य अमेरिका में हुआ था। नौवां विश्व हिंदी सम्मेलन 22 से 24 सितंबर 2012 जोहान्सबर्ग दक्षिण अफ्रीका में हुआ था। 10वां विश्व हिंदी सम्मेलन 10 से 12 सितंबर 2015 भोपाल भारत में हुआ था। और 11वां विश्व हिंदी सम्मेलन 18 से 20 अगस्त 2018 पोर्ट लुइस में हुआ था। पोर्ट लुइस के मॉरिशस में हुआ था। और 12वां विश्व हिंदी सम्मेलन 22 से 24 नवंबर आपका 2023 में कहां हुआ था? फिजी में हुआ था। तो ये रहा आपका विश्व हिंदी सम्मेलन कब और कहां और किस वर्ष में हुआ था। तो बच्चों ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसका आप एक स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। और ये प्रश्न था, चौथा विश्व हिंदी सम्मेलन किस वर्ष संपन्न हुआ था? तो 1993 में संपन्न हुआ था। कब हुआ था? 1993 पोर्ट लुई मॉरिशस में हुआ था। चलिएगा, आज की क्लास के अगले प्रश्न की तरफ हम मूव करते हैं। प्रश्न संख्या 11 देखिएगा, केंद्रीय हिंदी संस्थान का मुख्यालय कहां है? केंद्रीय हिंदी संस्थान का मुख्यालय पूछ रहा है, तो सी इज द राइट आंसर। कहां है? आगरा में है। अगले प्रश्न की तरफ मूव करिएगा। प्रश्न संख्या 12 देखिएगा, चतुराई शब्द में कौन सा प्रत्यय है? आपको बताना है चतुराई शब्द में कौन सा प्रत्यय है। राई होगा? नहीं भैया। चा होगा? नहीं भैया। चतुर होगा? नहीं भैया। क्या होगा? आई। और चतुर इसमें क्या है? मूल शब्द है। अगले प्रश्न की तरफ मूव करिएगा। प्रश्न संख्या 13 देखिएगा, तिरंगा शब्द में कौन सा समास है? 3 रंगों का समाहार आप जानते हो, जहां पे प्रथम पद संख्यावाची अर्थात प्रथम पद विशेषण होता है, विशेषण में संख्यावाची विशेषण हो, वहां पे कौन सा समास होता है भैया? द्विगु समास होता है। और अव्ययी भाव समास में प्रथम पद क्या हो? उपसर्ग हो या अव्यय हो और समस्त पद अव्यय का बोध कराता हो, वहां पर अव्ययी भाव समास होता है। और बहुव्रीहि समास में दोनों पद क्या होते हैं? अप्रधान होते हैं भैया। ठीक है, तो पहला देखिएगा, तिरंगा शब्द में कौन सा समास है? तो द्विगु समास है। पहला ऑप्शन सही है। प्रश्न संख्या 14 देखिएगा, लल्ला विश्व धर्म सम्मेलन कहां संपन्न हुआ था? और इसमें आपसे पूछ रहा है विधानवाचक वाक्य है कि प्रश्नवाचक वाक्य है कि विस्मयवाचक वाक्य है कि संकेतवाचक वाक्य है। मेरे दोस्त यहाँ पे ये सिंबल आपको बता रहा है कैसा वाक्य है? प्रश्नवाचक वाक्य है। प्रश्न संख्या 15 देखिएगा, इनमें से कौन सा शब्द खग शब्द का अर्थ नहीं है? आप जानते हो कि खग शब्द का अर्थ द्विज अनेकार्थी में आपने पढ़ा है, पक्षी भी आपने पढ़ा है, पखेरु ये सब पर्यायवाची है, जबकि मृदुल नहीं है। सी इज द राइट आंसर। अगले प्रश्न की तरफ चलिएगा। प्रश्न संख्या 16 देखिएगा, हे नारायण बचाओ, इस वाक्य में कौन सा कारक है? आप जानते हो कि कारक की संख्या कितनी है भैया? 8 है। कर्ता ने कर्म को करण से संप्रदान के लिए अपादान से अलग अधिकरण में पे संबोधन हे भो हरे संबंध काकी के रारी रे नानेनी, कुल मिला के कितने कारक हैं?
8 कारक है। तो हे वो अरो किसमें कारक की विभक्ति आती है आपकी? वो आती है किसमें? संबोधन कारक में आती है। तो हे नारायण बचाओ, इसमें कौन सा कारक है? संबोधन कारक है। और अधिकरण कारक में आप जानते ही हो, में, पे, पर, ऊपर नीचे दाएं बाएं अगल बगल आगे पीछे आता है। और अपादान कारक में आप जानते हो क्या आता है? से आता है, जो अलगाव का भाव देता है। और संप्रदान कारक में आप जानते हो क्या आता है? के लिए आता है। ठीक है लल्ला, अगले प्रश्न की तरफ हम मूव करते हैं। प्रश्न संख्या 17 देखिएगा। कंठ, महाप्राण, घोष, व्यंजन वर्ण का उदाहरण कौन सा है? देखिए कितनी बातें आपको बतानी है। पहली बात तो आपको कंठ बताना है, दूसरी बात आपको महाप्राण बताना है, तीसरी बात आपको घोष बताना है। व्यंजन वर्ण का उदाहरण कौन सा है? देखिए आप जानते हो कि का वर्ग, अभी तो केवल इसमें व्यंजन ही दिया गया है, तो अकु विसर्जनीय नाम कंठा आप जानते ही है। तो का वर्ग के समस्त अक्षर का उच्चारण स्थान लल्ला क्या है? कंठ है। तो ये तो धा है, ये तो होगा नहीं। और ये फा है, ये भी नहीं होगा। इसका उच्चारण स्थान ओष्ठ है, इसका उच्चारण स्थान दंत है। अब भैया हो क्या सकता है? गाया घा हो सकता है। पहली चीज तो कंफर्म हो गई। महाप्राण में आओ, इन दोनों में देखो महाप्राण कौन है? प्रत्येक वर्ग का दूसरा और चौथा अक्षर महाप्राण है। और पहला, तीसरा और पांचवा अक्षर क्या है? अल्प प्राण है। क्या है भैया? अल्प प्राण है। और इसमें महाप्राण आपसे पूछा है, तो घा कौन सा अक्षर है? चौथा अक्षर है। गा कौन सा अक्षर है? तीसरा अक्षर है। तो आपको क्या बताना है? महाप्राण। गा चौथा अक्षर है, तीसरा ही हो जाएगा अल्पप्राण, इसलिए गा भी नहीं होगा। होगा का? घा आपका सही होगा। लेकिन आओ आगे देख लो, घोष की भी बात कर रहा है। एक घोष या कंपन के आधार पर दो भागों में बांटा गया है। एक अघोष होता है, दूसरा क्या होता है? सघोष होता है। प्रत्येक वर्ग का पहला और दूसरा अक्षर अघोष, तीसरा, चौथा और पांचवा अक्षर सघोष। तो ये चौथे नंबर पे घा आएगा, इसलिए सी इज द राइट आंसर। चलिएगा अगले प्रश्न की तरफ मूव करते हैं। प्रश्न संख्या 18। अनुच्छेद पढ़कर दिए गए सवालों के सही जवाब चुनिए। छायावाद हिंदी साहित्य के आधुनिक युग की वह काव्यधारा है जो लगभग 1916 से 1936 उच्छ्वास से युगांत तक की प्रमुख युगवारी रही है, जिसमें प्रसाद निराला, पंत महादेवी आदि प्रमुख कवि हुए। और स्वच्छंदता जिसकी मूल प्रवृत्ति है, देखो बात को समझना, क्या कह रहा है लल्ला? स्वच्छंदता जिसकी मूल प्रवृत्ति है। छायावाद की प्रवृत्तियों का दर्शन 1916-17 ईस्वी के आसपास दिखाई देने लगता है, और छायावाद का प्रश्न 1920 ईस्वी के आसपास हो चुका था। मुकुटधर पांडे ने 1920 ईस्वी में जबलपुर की श्री शारदा पत्रिका में हिंदी के छायावाद के शीर्षक से 4 निबंधों की एक लेखमाला प्रकाशित करवाई थी। किसने करवाई थी भैया? मुकुटधर पांडे ने निबंधों की एक लेखमाला प्रकाशित करवाई थी। संभवतः छायावाद नाम का यह पहला प्रयोग था। सरस्वती में छायावाद का प्रथम उल्लेख जून 1921 ईस्वी के अंक में मिलता है। आगे चलिएगा। छायावाद क्या है? प्रश्न का उत्तर देते हुए मुकुटधर पांडे ने लिखा है कि अंग्रेजी या किसी पाश्चात्य साहित्य अथवा बंग साहित्य की वर्तमान स्थिति की कुछ भी जानकारी रखने वाले तो सुनते ही समझ जाएंगे कि यह शब्द मिस्टिसिज्म के लिए आया है। छायावाद के लिए मिस्टिसिज्म शब्द के आते ही रहस्यवाद शब्द की बुनियाद पड़ गई। सुकवि किंकर छद्म नामधारी आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी के निबंध आजकल के ही प्रसाद, क्या रहेगा भैया? ये प्रसाद रहेगा। प्रसाद द्विवेदी के निबंध आजकल के ही कवि और कविता सरस्वती 6 मई 1927 से पता चलता है कि जिन कविताओं को और लोग छायावाद कहते थे उन्हीं को वे रहस्यवाद कहना चाहते थे। लेकिन मुकुटधर पांडे जहां उनमें से आध्यात्मिकता देखते थे, वहां आचार्य द्विवेदी के लिए वे अन्योक्ति पद्धति से अधिक न थी। चलिएगा आगे चलते हैं। देखिएगा प्रश्नों का जवाब देना है। छायावाद कवियों की मूल प्रवृत्ति क्या है? छायावाद कवियों की मूल प्रवृत्ति क्या है? यहां पे मैंने आपको बताया था कि छायावाद कवियों की मूल प्रवृत्ति क्या है, जिसकी मूल प्रवृत्ति है क्या है भैया? स्वच्छंदता है। तो छायावाद कवियों की जो मूल प्रवृत्ति है वो क्या है मेरे दोस्त? स्वच्छंदता है। डी इज द राइट आंसर। चलिएगा अगले प्रश्न की तरफ मूव करते हैं। भैया देखिएगा 19 नंबर।
उक्त अनुच्छेद के अनुसार कौन सा कथन सही नहीं है? छायावाद की प्रवृत्तियों का दर्शन 1916-17 ईस्वी के आसपास दिखाई देने लगता है और छायावाद नाम का प्रचलन नहीं प्रचलन होगा भैया, प्रचलन 1920 ईस्वी के आसपास हो चुका था। 1920 ईस्वी के आसपास हो चुका था। और अगले ऑप्शन की तरफ मूव करिएगा। आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी के निबंध आजकल के हिंदी कवि और कविता सरस्वती छामई 27 से पता चलता है कि जिन कविताओं को और लोग छायावाद कहते थे उन्हीं को वे रहस्यवाद कहना चाहते थे। बिल्कुल सही बात है, पहला ऑप्शन सही है, दूसरा भी ऑप्शन सही है। मुकुटधर पांडे ने 1920 ईस्वी में जबलपुर की श्री शारदा पत्रिका में हिंदी में छायावाद शीर्षक से 4 निबंधों की एक लेखमाला प्रकाशित करवाई थी। बिल्कुल सही बात है भैया, बिल्कुल सही बात है। अंग्रेजी या किसी पाश्चात्य साहित्य अथवा वंश साहित्य की वर्तमान स्थिति की कुछ भी जानकारी रखने वाले तो सुनते ही समझ जाएंगे कि यह शब्द मिस्टिसिज्म के लिए नहीं आया है। यही तो बात है, यही वाला ऑप्शन क्या है आपका सही है, क्योंकि उक्त अनुच्छेद के अनुसार कौन सा कथन सही नहीं है, तो डी वाला आपका सही जवाब है। चलिएगा अगले प्रश्न की तरफ मूव करते हैं। प्रश्न संख्या 20 देखिएगा। छायावाद नाम का पहला प्रयोग किसने किया था? लल्ला आपको बताना है। छायावाद नाम का पहला प्रयोग मुकुटधर पांडे ने किया था। ठीक है, चलिएगा। पंत प्रसाद वर्मा निराला किस युग के कवि हैं? छायावादी युग के कवि हैं। पांडुलिपि अध्याय इकाई पुस्तक, इन चारों में कितने स्त्रीलिंग शब्द है? कितने स्त्रीलिंग शब्द है भाई? पांडुलिपि भी आपका स्त्रीलिंग शब्द है और इकाई भी आपका स्त्रीलिंग शब्द है और पुस्तक भी आपका स्त्रीलिंग शब्द है, पुस्तक पढ़ी जाती है। और अध्याय आपका क्या शब्द है भैया? पुल्लिंग शब्द है। तो कितने स्त्रीलिंग शब्द है मेरे दोस्त? 3 स्त्रीलिंग शब्द है। पहला जवाब आपका सही है। अगले प्रश्न की तरफ मूव करिएगा मेरे दोस्त। प्रश्न संख्या 22 देखिएगा। सही वर्तनी वाला शब्द कौन सा है? लल्ला एक बार आप वीडियो को शेयर कर दो और लोगों को भी बता दो यूपीएसआई की क्लास चल रही है। अमोघ अस्त्र 3 चौथा सेट आज साल हो रहा, बहुत दमदार सेट है जो आपको पहचान करवाता है प्रश्नों के स्तर का, कैसे प्रश्न आपके एग्जाम में पूछे जाएंगे। अपने आप को खुद को परखने का एक बेहतर मौका है आपके पास। यहीं पर खुद को परखिए कि इन 40 प्रश्नों में हम कितने पानी में हैं, हम कितना सही कर पा रहे हैं, अभी हमारी तैयारी क्या है, क्या हमें लक्ष्य क्लासेस के साथ जुड़ना चाहिए, क्या हमें अपनी तैयारी को और ध्यान देना चाहिए, हमारा कौन सा सब्जेक्ट कमजोर है। यही सब वो तरीका है अपने आप को खुद को परखने का। मेरे दोस्त एक बार वीडियो को आप दमदारी के साथ शेयर कर दो भैया। चलो प्रश्न पे आते हैं हम। देखिए लिखा गया है सही वर्तनी वाला शब्द कौन सा है? वर्तनी शुद्धि आपसे पूछ रहा है, शब्द त्रुटि बताना है लल्ला। बताओ, कमेंट करके बताओ आप कौन सा शब्द आपका शुद्ध है। इसमें पहला लखपति लिखा गया है, दूसरा लाखपति लिखा गया है, तीसरा लक्ष्यपति लिखा गया है, चौथे नंबर पे लखपति लिखा गया है। तो कमेंट बॉक्स में आप कमेंट करके बताइए कौन सा आपका ऑप्शन सही है। तो पहला वाला ऑप्शन क्या है आपका? सही है। चलिए अगले प्रश्न की तरफ मूव करते हैं। प्रश्न संख्या 23 देखिएगा। इनमें से किस शब्द में आ उपसर्ग नहीं है? बताना है मेरे दोस्त किसमें से आ उपसर्ग नहीं है। आद्वितीय, अगर आपको आ अलग करोगे तो आपका मूल शब्द क्या बन जाएगा भैया? द्वितीय बच जाएगा। अयोगात्मक, आ को हटाओगे तो आपका मूल शब्द क्या बच जाएगा भैया? योगात्मक बच जाएगा। और अज्ञान में आ हटाओगे तो मूल शब्द क्या बच जाएगा? ज्ञान बच जाएगा। यहां आ हटा लो, कल मंदी कुछ सुने हो नहीं सुने हो, इसलिए इसमें क्या है? इसमें से किस शब्द में ऑप्शन नहीं है? तो डी इज द राइट आंसर। चलिएगा मेरे दोस्त अगले प्रश्न की तरफ मूव करते हैं। प्रश्न संख्या 24 देखिएगा। आलंबन तथा उद्दीपन के द्वारा आश्रय के हृदय में अस्थायी भाव जागृत या उद्दीपन होने पर आश्रय में जो चेष्टाएं होती है उन्हें क्या कहा जाता है भैया? उन्हें क्या कहा जाता है भैया? अनुभाव कहा जाता है। क्या कहा जाता है भैया? अनुभाव कहा जाता है। और रसों की संख्या कितनी है? कितनी है? रसों की संख्या कितनी है भैया? 9 है। और 9वां रस कौन सा है? शांत रस है, जिसका स्थायी भाव क्या है? निर्वेद है। भरतमुनि ने अपने नाट्य शास्त्र में रसों की संख्या 8 बताई है और 9वां रस आपका अभिनव गुप्त जी ने जोड़ा है। जो कौन सा रस है? शांत रस है आपका। ठीक है। संचारी भाव की संख्या कितनी है भैया? 33 है। कितनी है? 33 है। चलिएगा अगले प्रश्न की तरफ मूव करते हैं। प्रश्न संख्या 25 देखिएगा। मुझे छोटी बच्ची के लिए कुछ नए कपड़े खरीदने हैं। वाक्य में कितने विशेषण शब्द हैं? मुझे कैसी बच्ची के लिए भैया? छोटी बच्ची के लिए कुछ नए कपड़े खरीदने हैं। तो यहाँ पे कितना विषय है? 1, 2 और 3। तो पहला ऑप्शन आपका क्या है? सही है। चलिएगा अगला प्रश्न देखिएगा। वार्षिकी के प्रकाशन कौन है? वार्षिकी के प्रकाशन कौन है?
साहित्य अकादमी है, केंद्रीय हिंदी निदेशालय है, प्रकाशन विभाग है, हिंदी अकादमी है, तो केंद्रीय हिंदी निदेशालय ही वार्षिकी का प्रकाशन है। और वार्षिकी इसका मूल शब्द अगर आपसे पूछा जाए, एक बार तोड़ोगे तो ये आपका टूट जाएगा किसमें, वार्षिक धन ई प्रत्यय में, फिर आप इसको तोड़ोगे तो किसमें टूट जाएगा भैया, ये आपका मूल शब्द क्या मिल जाएगा, वर्ष धन एक में फिर टूट जाएगा, मूल शब्द क्या मिल जाएगा, वर्ष। चलिएगा अगले प्रश्न की तरफ मूव करते हैं। मक्खी पर मक्खी मारना, मुहावरे का अर्थ क्या है, गजब का क्वेश्चन है मेरे दोस्त। मक्खी पर मक्खी मारना, अपने को बहुत बड़ा समझना, नहीं ये तो होगा नहीं लल्ला। हत्या करना, नहीं ये भी गलत है। कुछ न करना, ये भी गलत है। पूरी नकल करना, मतलब मक्खी पर मक्खी मारना, पूरी नकल करना, डी इज द राइट आंसर। चलिएगा अगले प्रश्न की तरफ मूव करते हैं। केंद्र के सरकारी कर्मचारियों के हिंदी प्रशिक्षण हेतु संचालित होने वाले पाठ्यक्रमों में इनमें से कौन सा शामिल नहीं है, प्रबोध, प्रवीण, पारंगत, निष्णात, यही डी वाला भैया शामिल नहीं है, डी इज द राइट आंसर। चलिएगा प्रश्न संख्या 29 देखिएगा। सच्चे लोग सभी हारते नहीं, सॉरी बच्चों, सच्चे लोग कभी हारते नहीं। कैसे लोग, सच्चे लोग कौन सा विशेषण है भैया, गुणवाचक विशेषण है, सार्वनामिक होगा नहीं, संख्यावाचक होगा नहीं और परिमाणवाचक होगा नहीं। चलिएगा अगले प्रश्न की तरफ मूव करते हैं। प्रश्न संख्या 30 देखिएगा। भारतीय भाषा परिषद की पत्रिका का नाम क्या है, आपको यहाँ पे जवाब देना है। क्या है भैया, बहुवचन है, गगनांचल है और समकालीन भारतीय साहित्य है, वागर्थ है। क्या है, वागर्थ है। अगर वागर्थ का संधि विच्छेद करोगे तो ये टूट जाएगा किसमें, वाक्यधन अर्थ में टूट जाएगा। और पूछा जाएगा कौन सी संधि है, तो आप जवाब देंगे कौन सी संधि है लल्ला, व्यंजन संधि है। चलिएगा मेरे दोस्त देखिएगा, बस अब आपके 10 ही प्रश्न बचे हुए हैं। आपका मन कह रहा होगा कि वीडियो को स्किप कर दें, छोड़ दें, फिर बाद में देख लें, लेकिन मन के भरमावे में मत जाइए, क्योंकि आपके पास समय बहुत कम है, आपके पास समय बहुत कम है। इसी समय आप इस वीडियो को देख लीजिए भैया, और लोगों के पास भी शेयर कर दीजिए, क्योंकि ये आपकी सारे के सारे प्रश्न यूपीएससी में पूछे हुए प्रश्न हैं, जो कि आपके लिए बेहद महत्वपूर्ण है। और अपने आप को खुद को परखिएगा। और हर एक बच्चा आज वीडियो के लास्ट में, जब वीडियो खत्म हो जाएगी, तब तुम कमेंट करके मुझे बताओगे कि आज आपका 40 में कितना सही आपने मारा है, कितना आपका सही हुआ है, कितना गलत हुआ है, और आपकी कमजोरी क्या है। अपनी कमजोरी बताओगे तो आपके कमजोरी पे हम अवश्य काम करेंगे मेरे दोस्त। आइएगा, भारतीय इसको मैंने आपको बता ही दिया। अगले प्रश्न की तरफ मूव करिएगा। सॉरी बच्चों, वाक्य में प्रयुक्त शब्द को क्या कहते हैं, वाक्य में प्रयुक्त शब्द को पदबंध नहीं कहते हैं, और शब्दकोश भी नहीं कहते हैं, उपवाक्य भी नहीं कहते हैं। क्या कहते हैं भैया, पद कहा जाता है। जैसे ये राम है, अगर राम को स्वतंत्र लिखा जाए तो राम अपने आप में शब्द है। अगर मैं यही लिख दूं, राम घर जाता है, अब ये अपने आप में क्या है भैया, वाक्य है। तो अब यही राम अपने आप में क्या हो जाएगा भैया, पद हो जाएगा। वाक्य में प्रयुक्त शब्द को क्या कहते हैं, वाक्य में प्रयुक्त शब्द को ही क्या कहा जाता है मेरे दोस्त, पद कहा जाता है। आइएगा प्रश्न संख्या 32 देखिएगा। विधि का विलोम शब्द कौन सा है, आपको बताना है। विधि का विलोम क्या होता है भैया, निषेध होता है। विधि का विलोम क्या होता है भैया, निषेध होता है। और कानून का विलोम क्या होता है भैया, गैर कानून होता है। क्या होता है, गैर कानून होता है। ठीक है, अगला चलिएगा। प्रश्न संख्या 33 देखिएगा। तुलु किस राज्य में ज्यादा बोली जाती है, तो मेरे दोस्त ये सबसे ज्यादा दक्षिण भारत में अर्थात कर्नाटक में बोली जाती है। तुलु कहां बोली जाती है भैया, कर्नाटक में बोली जाती है। प्रश्न संख्या 34 देखिएगा। आसमान से गिरा तो खजूर में अटका, इस लोकोक्ति का अर्थ क्या है, आपको यहाँ पे जवाब देना है। भूलोक की तृष्णा नहीं, किसी से कोई वास्ता न रखना नहीं, ये भी गलत है और ये भी गलत है। सही वाला बताओ, फिर आप कमेंट करके बता दो यार, बता दो कौन सा ऑप्शन सही है। एक विपत्ति से छूटकर दूसरी में फंसना, बिल्कुल सही बात है। आसमान से गिरा बेचारा लेकिन खजूर में अटका, एक विपत्ति से छूटकर दूसरी में फंसना, खजूर का पेड़ पसंद करना, नहीं ये गलत बात है। सी इज द राइट आंसर। अगले प्रश्न में चलिएगा मेरे दोस्त। प्रश्न संख्या 35 देखिएगा। अक्षय वट के रचनाकार कौन है, प्रभा खेतान, मैत्री, पुष्पा, नासिरा शर्मा, नवींद्र कालिया। तो भैया नासिरा शर्मा ही अक्षय वट के रचनाकार हैं। और इनको जो है भैया
ये इनका उपन्यास है। क्या है भैया? उपन्यास है, जिसका प्रकाशन कब हुआ था मेरे दोस्त? 2003 में हुआ था। ये इनका क्या है? उपन्यास है, जिसका प्रकाशन 2003 में हुआ था। आइएगा प्रश्न संख्या 36 देखिएगा। प्राकृत किस परिवार की भाषा है? ये तो बेहद आसान है मेरे दोस्त, आप भी जानते हो कि प्राकृत किस परिवार की भाषा है? आर्य परिवार की भाषा है। अगर आपसे आप चलो अगले प्रश्न पे चलते हैं भैया। जिसका जन्म पहले हुआ हो, जिसका जन्म पहले हुआ हो और जिसका जन्म बाद में हुआ है, देखो अग्रज। क्या लिखा गया है मेरे दोस्त? क्या लिखा गया है भैया? अग्रज लिखा गया है। यहां से देखिएगा, ये है अग्र धन जा। जा मतलब जन्म लेने वाला। जा मतलब भैया जन्म लेने वाला। अग्रज जिसका जन्म पहले हुआ है, जो पहले जन्मा हो उसे क्या बोलेंगे? अग्रज। और अनुज में भैया अनुधन जा। जा मतलब जन्म लेने वाला, अनु मतलब के बाद, मतलब बड़े भाई के बाद जन्म लेने वाला क्या बोलेंगे भैया? छोटा भाई। अज्ञात जो ज्ञात ना हो, अग्र सोची जो आगे के बारे में सोच लेता हूं। ठीक है, तो बताना है आपको जिसका जन्म पहले हुआ। इस वाक्यांश के लिए सही शब्द कौन सा है? अग्रज सही शब्द है। प्रश्न संख्या 38 देखिएगा भैया, देखिएगा प्रश्न संख्या 38। इनमें से कौन सा शब्द अनूठा का पर्यायवाची शब्द नहीं है? आपको जवाब देना है। अद्भुत भी अनूठा का पर्यायवाची शब्द है, विचित्र भी अनूठा का पर्यायवाची शब्द है, अनोखा भी अनूठा का पर्यायवाची शब्द है, और लक्षण जो है ये अनूठा का पर्यायवाची शब्द नहीं है। अगर आपसे वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, अगर वाक्यांश के लिए एक शब्द पूछा जाए तो जो विशेष लक्षण से युक्त हो उसे ही हम क्या कहते हैं भैया? अनूठा कहते हैं। चलिएगा अगले प्रश्न की तरफ मूव करिएगा। प्रश्न संख्या 39। बस 2 प्रश्न मात्र आपके बचे हुए। लल्ला, वह मेरा पड़ोसी है, इस वाक्य में वह किस प्रकार का विशेषण है? दोस्त आपको जवाब देना है। परिमाणवाचक विशेषण है, संख्यावाचक विशेषण है, सार्वनामिक विशेषण है, गुणवाचक विशेषण है। भैया गुण के बारे में बताया नहीं जा रहा है, संख्या के बारे में बताया नहीं जा रहा है, परिमाण के बारे में बताया नहीं जा रहा है। ये क्या हो जाएगा? सार्वनामिक विशेषण हो जाएगा मेरे दोस्त। चलिएगा अगले प्रश्न की तरफ मूव करते हैं मेरे दोस्त। देखिएगा अत्यल्प का सही संधि विच्छेद कौन सा है? तो आपको मैंने बहुत पहले पढ़ाया है मेरे दोस्त। या और वा से पहले किसके भैया? या और वा से पहले जब आधा अक्षर आएगा तो कौन सी संधि होगी? यर संधि होगी। जब आप इसको तोड़ोगे तो ये टूट जाएगा अतिधन अल्प। तो आपको बताना है कि सही संधि विच्छेद कौन सा है? तो अतिधन अल्प। बी इज द राइट आंसर। आपका बी वाला एकदम सही और सटीक जवाब है। अगर आपसे यहीं पे पूछता कि अत्यल्प किस संधि का उदाहरण है, तब आप जवाब देते कौन सी संधि है मेरे दोस्त? यह संधि है। मेरे प्यारे बच्चों, आज का सेट आपका पूर्णतः कंप्लीट हो चुका है और आप वीडियो को देख के जरूर बताइएगा लल्ला कि आपको आज की क्लास कैसी लगी है, क्योंकि अभी बहुत लंबा रास्ता है। 58 सेट सॉल्व कराने को हमने आपसे कहा है। अभी तो हमने सिर्फ आपको कितना सेट करवाया है भैया? चौथा सेट आज मैं सॉल्व करवा रहा हूं। अगर आप लोग का प्यार और स्नेह अगर इसी तरीके से बना रहा, आप लोग थोड़ा सा वीडियो को और लोगों के पास शेयर करते रहे, तो 58 सेट कब खत्म हो जाएगा ये आपको भी नहीं पता चलेगा। लेकिन वो जो एनर्जी देगा वो आपका एक एक कमेंट, एक एक लाइक मुझे एनर्जी देगा। तो मेरे प्यारे बच्चे, आप वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करिएगा। यदि आपको क्लास पसंद आती है तो आप लास्ट में मुझे कमेंट के माध्यम से जरूर बताइएगा कि आज की क्लास आपको कैसी लगी है। आज हमारा और तुम्हारा साथ यहीं तक, फिर आपको मिलेंगे हम अपने अगले वीडियो में। तब तक के लिए थैंक यू सो मच।